तो जैसे कि पता है आपको हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, इसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलियन। अब विलियन के बारे में पिक्चर का अपने जो हमारा टॉपिक था वो कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आपका अगला टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर राउट का नियम। अब सर राउट का नियम क्या है? राउट का नियम है वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या वाष्पशील। अब ये वाष्पशील क्या चीज, वाष्पशील क्या चीज है? देखो वाष्पशील वो है मतलब ऐसी चीज जो कि वाष्प में बदल जाए उसे क्या कहेंगे? वाष्पशील। क्या है? जो वाष्प में, जैसे हमारे पास पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो क्या बदलेगा? वो गर्म वाष्प में बदलेगा, वेपर में बदलेगा, तो वो क्या वाष्पशील हो गया। द्रव कंडीशन है, द्रव होना चाहिए वाष्पशील। और क्या विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब विलयन में उसके मोलस के समानुपाती होता है। देखो ध्यान से, अब आपको पता है विलयन हमेशा कम से कम दो घटकों से मिलकर बनेगा, एक विलायक और एक विलेय। विलायक और विलेय, एक विलायक और विलेय। मैं कह रहा हूं ए प्लस हमारा बी, ए हो गया विलायक, बी हो गया विलेय। अब मैं कहने लगा कि प्रत्येक घटक मतलब प्रत्येक घटक विलायक का भी और विलेय का भी, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब विलयन में उसके मोल के समानुपाती होता है। मैं कह रहा हूं घटक ए का वाष्प दाब निकालना। इन्होंने कहा कि घटक ए पी ए, घटक ए का वाष्प दाब जो है ना, घटक ए का वाष्प दाब समानुपाती है एक्स टी, यानी घटक ए के मोल प्रभाज के समानुपाती है घटक ए का वाष्प दाब। और यदि मैं ऐसे ही बी के लिए निकालना लगूं तो क्या होगा? घटक बी के लिए यो क्या घटक ए के लिए, अब घटक बी के लिए, तो पी बी हो गया समानुपाती हो गया एक्स बी हो गया। समझे? तो पी ए समानुपाती एक्स ए के और पी बी समानुपाती है एक्स बी के। अब इसका नियतांक अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा? हमारा ये हो जाएगा आपका घटक ए का हो जाएगा आपका पी ए बराबर के एक्स ए। अब बी का क्या हो जाएगा? पी बी बराबर के एक्स बी हो गया, पी बी बराबर एक्स बी हो गया। अब ऐसे ही अब हम आगे क्या निकालेंगे? देखो चूंकि आपको पता है यदि हम जो इसका क्या नाम है आपका, ये घटक ए और घटक बी का हमने निकाल लिया, और यदि यो विलायक जो है, विलायक कौन है? ए और विलेय बी है। अब विलायक शुद्ध अवस्था में, कौन सी अवस्था में? शुद्ध अवस्था में, तो क्या होगा? यदि विलायक शुद्ध अवस्था में है तो विलायक ए का जो विलायक है उसका मोल प्रभाज हो गया 1। यदि एक्स ए है, समझे? एक्स ए कब होगा? यदि विलायक शुद्ध अवस्था में है, यदि विलायक शुद्ध अवस्था में है तो आपको पता है, तो फिर पी ए समानुपाती हो गया हमारा पी ए नोट, या हम ऐसे भी लिख सके पी ए इसके बराबर है पी ए नोट के, और पी ए नोट किसके समानुपाती हो सके? सॉरी, पी ए किसके बराबर, पी नोट किसके बराबर हो सके? ये होगा पी ए के। आगे देखो, अब इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये कौन सी होगी? इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम कि इक्वेशन 1 में मतलब 1 में रख के देखेंगे अब क्या कंडीशन होगी। इक्वेशन 1 से x का मान रख के रख देंगे हम इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी थी? इक्वेशन 1 एक थ्योरी, ठीक है। और सॉरी, ये तो एक 1 इसे मान लो या पहले इसे मान लो, किसी को मान लो, मतलब कोई सी भी इक्वेशन को 1 मानते चलो, आपके ऊपर बात है कौन कौन से एक माने, किसी को 2 मान रहे हो। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 ये मान ली। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लिया तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमें पता एक्स ए बराबर 1 है, एक्स ए बराबर 1 है। चूंकि हमारी एक्स ए बराबर 1 है तो अब इसमें अगर यदि हम इसमें मान रखेंगे, यो इसे मान लो 1 और इसे मान लो, चलो मैं सही करूँ, इसे मान लिया हमने 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे हम? समीकरण 1 से देखेंगे। अब समीकरण 1 का हो गया हमारा, तो पी ए किसके बराबर? पी ए बराबर के एक्स ए। चूंकि हमें पता एक्स ए का मान 1 हो गया तो पी ए बराबर हो जाएगा के।
समझे? पी ए किसके बराबर हो जाएगा? के। और यदि के का मान समीकरण 1 में रखेंगे, के का मान समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 में नहीं, चूंकि समीकरण 1 में तो चलते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे इस वाली में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या होगी हमारी? समीकरण 2 होगी यो होगी ना, तो यो हो जाएगी हमारी पी ए नोट बराबर क्या हो जाओगी? पी ए और किसके? इंटू के। पी ए इंटू के क्या हो जाएगा? पी ए इंटू के। या ऐसा इस तरीके से लिखते सही करके, मतलब इस वाली में मान लो तो इसे फिर ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका पी ए बराबर पी ए नोट इंटू के, इंटू के। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इसे मतलब इस इक्वेशन इसे भी 2 मान रहे, इसे भी मान रहे, या तो इसे देख रहे हैं, मतलब पी ए इसके बराबर, तो पी ए नोट इसके बराबर होगा, होगा नहीं होगा? तो अब हमारा मैन जो लिखा रखा है, फिर हमारा फॉर्मूला लिखा रखा है, पी ए बराबर पी ए नोट इंटू एक्स। फिर दोबारा बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि किसी वाष्पशील द्रव के विलयन प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव उसके आंतरिक दाब के समानुपाती होता है। घटक ए का निकाल दिया, घटक बी का निकाल दिया, इसका मान रख दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आदर्श विलयन। अभी आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन ही है जो कि पहले चुके हम पढ़ चुके हैं, कौन सा? सराउट का नियम। तो जो नियम, जो विलयन सर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं, या जो राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या? विलयन, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में लिख दिया, क्या है? वे विलयन जो सर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी एंथैल्पी और आयतन दोनों परिवर्तन नहीं होते, यानी कि जैसे हैं वैसे की वैसे रहेंगे। एंथैल्पी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, किसमें? आदर्श विलयन में। एग्जांपल देखो, एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोल्यून का विलयन, नेक्स्ट एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन का विलयन, अगला इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड का विलयन, नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन का विलयन, नेक्स्ट CH3OH C2H5OH का विलयन। ये क्या है? ये सारे आदर्श विलयन, कि ऐसे विलयन जो सर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम, पहले इसकी विशेषता देखेंगे, इसकी विशेषता के बाद पढ़ेंगे हम अनादर्श विलयन। अगला है हमारा अनादर्श विलयन। कौन सा? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कौन सा है? अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन क्या है? अनादर्श विलयन तो ये वे विलयन है जो सर राउल्ट के नियम का पालन क्या नहीं करते। वे विलयन जो सर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। देखो कैसे है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे इसकी डेफिनेशन लिख दी कि वे विलयन जो सर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। कौन से? अनादर्श विलयन, आदर्श नहीं अनादर्श। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनकी एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है। किसमें? एंथैल्पी और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, इसके कितने प्रकार है? 2 प्रकार। एक है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और दूसरे हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। समझे? अब इसके अगला पार्ट पढ़ेंगे हम, और इनके पार्ट पढ़ने के बाद फिर इनकी विशेषता देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे आदर्श और अनादर्श विलयन की विशेषता। अब विशेषता मतलब विशेष का मतलब ये बने आदर्श विलयन का क्या कंडीशन है और अनादर्श विलयन की क्या कंडीशन है। अब ध्यान से देखो, आदर्श और अनादर्श में मैंने आपको एक बार में दोनों की विशेषता समझाने के बोर्ड पर लिख दिया। एक तरफ आदर्श विलयन है, एक तरफ है अनादर्श विलयन। एक है सॉल्यूशन आदर्श और एक है अनादर्श सॉल्यूशन हो गया आपका। देखो जो आदर्श होगा उसकी ये कंडीशन नहीं होगी, वो सर राउल्ट के नियम का पालन करेगा और सर राउल्ट ने कहा था कि पी ए बराबर होगा पी ए नोट इंटू एक्स से।
और कहा कि पी बी यदि ये इसके बराबर तो पी बी बराबर हो जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये किसने बताया? सर राउल्ट ने, क्योंकि वो आदर्श विलयन है तो सर राउल्ट का नियम का पालन करेगा, ये कंडीशन है इसमें। और इसमें डेल एच यानी कि डेल्टा एच मैक्सिमम जो पाया जाएगा 0 और डेल वी भी पाया जाएगा 0, समझे? दोनों क्या पाया जाएगा? 0। अब अनादर्श विलयन की विशेषता देखो, इसकी भी दो है। इसके दो प्रकार है, एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और एक है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले कैसे? जो धनात्मक है उसकी जो धनात्मक विचलन है उसके जो विलय को या विलय हो उसके घटक का जो वाष्प दाब है ना वो हमेशा ज्यादा रहेगा इसके वाष्पशील द्रव के। तो इसमें पीए ज्यादा है, किससे? पीए ज्यादा है, पीए नोट इंटू एक्सिस है। और पीबी भी ज्यादा है, किससे ज्यादा है? पीबी नोट इंटू एक्सबी है। और दूसरी कंडीशन क्या है? इसकी आयतन और एंथैल्पी दोनों, देखो तीर का निशान का ऊपर को, तो दोनों क्या आ रही? बढ़ रही है। आयतन और एंथैल्पी किसमें बढ़ेगी? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन में। अगला है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन क्या है? इसमें कंडीशन ये है कि पीए क्या है? कम है। पीए क्या है? कम है। किससे कम है? पीए नोट इंटू एक्स है। और पीबी कम है, किससे? पीबी नोट एक्स बी। किससे? पीबी नोट एक्स बी, समझे? अगला देखो, इसमें डेल एच हमेशा आयतन और एंथैल्पी क्या रहेगा? कम रहेगा। किसमें? ऋणात्मक में। धनात्मक में ज्यादा रहेगा और इसमें ना ज्यादा ना कम, शून्य रहेगा। किसमें? आदर्श विलयन में। अब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में आपको करवा चुका हूं। अब हम पढ़ेंगे इसके अनादर्श विलयन के दोनों प्रकार, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब ये क्या है? ये ऐसे विलयन है जो सर राउल्ट के नियम से क्या अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे। क्या? जो ऐसे विलयन जो सर राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करे तथा जिनके आयतन व एंथैल्पी भी दोनों बढ़ जाती है, वो ये क्या है? वे धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। देखो एक बार बोर्ड पे, ऐसे विलयन जो सर राउल्ट के नियम से अधिक वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं या करता है तथा इनकी एंथैल्पी व आयतन दोनों बढ़ रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। एग्जांपल देखो, जल प्लस ROH, जल प्लस ROH, R का एल्किल समूह आपको पता ही है, और CHCl3 प्लस C2H5OH। नेक्स्ट एग्जांपल इसका CCl4 प्लस CHCl3। नेक्स्ट एग्जांपल है C2H5OH प्लस N-हेक्सेन। और लास्ट एग्जांपल जो लिख रखा मैंने वो है CCl4 प्लस C6H6, क्योंकि आपको पता है ये बेंजीन है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, समझे? तो ये क्या है? ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के एग्जांपल है, इसकी डेफिनेशन होगी आपके बोर्ड में जो आएगा ऐसी, मतलब जैसे इसमें लिख रखा है ऐसे पूछ लेगा, या आदर्श विलयन पूछ लेगा, या अनादर्श पूछ लेगा, या धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, या ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन पूछ लेगा, या उसकी विशेषता पूछ लेगा, या उसके एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि आपके बोर्ड के लिए फिर बता रहा हूँ बहुत ज्यादा है, 2025 बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब ये क्या? तो ये हैं ऐसे विलयन जो सर राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, वे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एंथैल्पी और आयतन दोनों क्या होंगे? कम होंगे, समझे? एंथैल्पी आयतन क्या होंगे? कम होंगे। अब फिर बता रहा हूँ आपको, अगर मतलब थ्योरी चाहिए, आपको नोट चाहिए, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि मतलब वैसे तो मैंने डेफिनेशन लिख ली, और आपको और भी डिटेल में किसी के नोट चाहिए, किसी के बनानी है, फिर आपको सुविधा हर चीज को मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे विलयन जो सर राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं तथा जिनकी एंथैल्पी व आयतन दोनों कम हो जाते हैं, वे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यदि आपको इन टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये हमारा फिर बता रहा हूँ, या आपके इस पे जो बनेगा आपका न्यूमेरिकल बन सकता है,
आपकी डेफिनेशन बन सकती है और आपके डेरिवेशन पूछ लेगा, यो करके फॉर्मूला लिख दो, काम खत्म इसका। समझे? न्यूमेरिकल बनेगा इस फॉर्मूले से, या विलय का भार पूछ लेगा, या विलय का आयतन, ये सॉरी आयतन पूछ लेगा, या सांद्रता पूछ लेगा। तीन चीज में से कुछ भी पूछ सकता है। अब डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन है इसकी, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। क्या हो गया? किसी विलयन की 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। देखो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया इसका, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में बटे आयतन काय में लीटर में। यदि आप ml में निकालोगे तो ऊपर 1000 से इंटू कर देना। समझे? ये हो गया आपका ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीपीएम में सांद्रता। काय में? पीपीएम में सांद्रता। अभी पीपीएम में सांद्रता क्या? ध्यान से देखो, पीपीएम में सांद्रता है किसी विलयन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 1 मिलियन अर्थात 10 की पावर 6 में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। किसमें? फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख अर्थात 10 की पावर 6 में उपस्थित विलय के ग्राम की संख्या को उसकी पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अब पीपीएम में सांद्रता इसके न्यूमेरिकल भी आ सकती है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। फॉर्मूला देखो इसका, पीपीएम में सांद्रता का फॉर्मूला होगा विलय का भार ग्राम में इंटू 10 की पावर 6 बाय विलयन का भार ग्राम में। समझे? आएगा पीपीएम में सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में इंटू 10 की पावर 6 बाय विलयन का भार ग्राम में। ये होगा पीपीएम में सांद्रता। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता है क्या? ये नॉर्मलता है, पहले देखो इसे प्रेजेंट कैसे करा, प्रेजेंट करेंगे इसे एन से। किससे? एन से, वो भी कैपिटल एन से। अभी है की चीज जो है 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। कितने कंडीशन? क्या? 1 लीटर। कितने? 1 लीटर है, और किसमें? किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहें हम? उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। देखो मेन पॉइंट क्या है? एक तो 1 लीटर कंडीशन जो है इसमें, और क्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और किसके? विलय की। किसके? विलय की। विलय की नहीं, किसके? जो उसमें हम मिला रहे हैं। तो इसका हमने डेरिवेशन क्या डेराइव करना, हमें डेरिवेशन डेराइव करनी है इसकी। जैसे कि पता है कि नॉर्मलता हमारी है, फॉर्मूला नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बाय विलयन का आयतन। किसमें? एल में। एल मतलब कि लोयन में नहीं, एल मतलब कि लीटर में। काय में? मतलब कि लीटर में। आगे देखो, जैसे कि अगले स्टेप पे तो n बराबर क्या हो गया? ग्राम के तुल्यांकों की संख्या होगी, विलयन का आयतन, ये हो गया हमारे किसके बराबर? ये होगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बाय तुल्यांक के भार। इसमें ग्राम प्रति लीटर बाय तुल्यांक के भार। अब इसे जब इसे हम मतलब कि अपने जो मैंने अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा n बराबर W इंटू 100 इंटू बाय EB इंटू V। W क्या है? विलय का भार। EB क्या? विलय का तुल्यांक के भार। और V क्या है? आयतन। क्या है? आयतन। और n हमारा हो गया नॉर्मलता। अब देखो, यदि आपको n और m यानी मोलरता और नॉर्मलता में संबंध पूछा चलेगा तो बस आपको ये बताना कि नॉर्मलता बाय मोलरता बराबर तो अनुभार बाय तुल्यांक के भार बराबर n। समझे? बराबर n। यो संबंध भी आपको ध्यान रखना, बल्कि यो अलग पार्ट है। बोलो कि फिलहाल यदि आपके बोर्ड में आ गया तो नॉर्मलता करके आपको सिर्फ यहाँ तक करना है। अगर यो आ गया डेरिवेशन में, या इसका न्यूमेरिकल आओगे, इसकी थ्योरी आ जाओगी, इसकी डेरिवेशन तो पूरी मैंने आपको बताई दी। तो यो जो है इसे आप ऐड करना चाहो तो कर दो, और ना करना मत कर दो, क्योंकि यो चूंकि अलग पार्ट है। क्या है? यो अलग पार्ट है। क्या? m और n में संबंध।